हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रितेशन। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा पूरी की पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, एंड आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये चैप्टर उनके लिए एज अ बेस काम करेगा। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक केमिकल इक्वेशन हम डेली लाइफ में कहां पे देखते हैं, तो डेली लाइफ में आप केमिकल इक्वेशन कई सारी जगहों पे देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लो आप कुछ कुक कर रहे हो, ठीक है, आपने ब्रेड बनाने आपने रखी, एक ओवन में आपने ब्रेड बनाने रखी। आप जब भी ब्रेड बनाते हो उसके अंदर आप एक सब्सटेंस डालते हो, ईस्ट, राइट। वो ईस्ट का काम क्या होता है? ब्रेड को फुलाने का काम होता है, करेक्ट। जब भी आप उसमें ओवन में डालते हो ब्रेड को, वो फुला देता है। तो ईस्ट वहां पे क्या कर रही है? जो शुगर्स हैं उसको कन्वर्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं एंड आपका जो डो होता है ब्रेड का, जो आपका आटा होता है, वो फूलने लग जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ हमारे डेली लाइफ में। दूसरा, आप अगर कभी भी आप अब अगर एप्पल्स वगैरह खाते हो, तो आपने जब भी अगर एप्पल काट के थोड़ी देर के लिए अगर रखा होगा ऐसे ही, लाइक होता नहीं कि हमारी मम्मियां वगैरह या फादर आपके एप्पल काट लेते हैं एंड हमें दे देते हैं खाने के लिए, बट हम खाते नहीं है ना। तो हम ऐसे ही वो पड़ा रहता है और उस पे क्या होता है, येलो कलर की परत सी बन जाती है, राइट, एक येलो कलर की लेयर बन जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करने लग जाता है एंड वो येलो कलर की लेयर बना लेता है, ठीक है। और क्या रिएक्शन हो सकते हैं? और हमारे पास और जो रिएक्शन हो सकते हैं वो है रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। आपका अगर मान लो कोई भी आपने मेटल लिया, जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, या आपका कॉपर मेटल हो गया, ठीक है, वो सारे मेटल्स आपका मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं एंड जंग बना लेते हैं, है ना। वो जंग भी बनना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अगर घर पे, कई बार हमारी गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में बिजली चली जाती है, तो कई घरों में आज भी कैंडल्स वगैरह यूज होती हैं। तो वो जो कैंडल आपकी जल रही है, किस वजह से जल रही है? वो आपकी एटमॉस्फेयर से आपकी ऑक्सीजन को यूज कर रही है वैक्स के साथ वो बर्न करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वो कैंडल बर्न हो पा रही है। तो वो भी एक क्या है? एक रिएक्शन ही है, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए डेली लाइफ केमिस्ट्री के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर फिर आप मेरे को ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। तो बच्चों कुछ नहीं है ऐसा। केमिकल रिएक्शन बेसिक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आपका जो सब्सटेंस है वो चेंज होता है, जो आपके रॉ मटेरियल्स आपने यूज करे वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, कंबाइन होते हैं, एक दूसरे का अदला बदली करते हैं ताकि एक नया मटेरियल फॉर्म हो सके, ठीक है। और इसी मिलावट एंड तोड़ने के चक्कर में वो बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। और बॉन्ड्स बनाने की वजह से वो एक कुछ नया सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ही हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में आपकी दो साइड्स होती हैं। अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है, और ये आपको H2O देता है, ठीक है। अभी आप इसको बैलेंस की आप चिंता मत करिए, मेरे को पता है यहाँ पे कई बच्चों को पता है कि बैलेंसिंग क्या होती है, बट इसी चैप्टर में वो आगे पढ़ेंगे, तो आप अभी उसकी टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, और वो आपको दे रहा है H2O, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है इसकी दो साइड्स हैं। एक है आपकी एरो की लेफ्ट साइड, ये आपकी कहलाती है रिएक्टेंट्स। इतनी वाली आपकी साइड, जो आपकी इतनी साइड है वो आपकी कहलाती है रिएक्टेंट्स, एंड राइट साइड आपकी कहलाती है प्रोडक्ट साइड, ओके। और यहां पे जो एग्जांपल एक और दे रखा है यहां स्लाइड में, वो दे रखा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कुछ नहीं है, एक मेटल है, ठीक है। अब मैग्नीशियम जब भी आप जलाओगे ना, मैग्नीशियम आप उसको बर्न करोगे, थोड़ा सा आप टॉर्च करोगे, आप उसको थोड़ा सा लाइक बर्न करोगे लाइक फायर के साथ, तो वो जो एयर होती है आपके एनवायरनमेंट में, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते बनाते वो एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ओके, और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बट अभी भी हमें केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, करेक्ट। तो केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके भी हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है हमारे पास, कि हमारा कुछ ना कुछ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो आपका, लाइक एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो। एक्सोथर्मिक जहां पे आपकी हीट निकल रही होगी, ओके, ये आपका एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है एंड ये आपका एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे आपकी हीट रिलीज हो रही होती है, और टेम्परेचर जो होता है बाहर की तरफ, ठीक है। आप मतलब कि अगर आप किसी बीकर में या आप किसी टेस्ट ट्यूब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का एग्जांपल दे रखा है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिक्स करेंगे तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है, और साथ साथ हीट निकालेगा, ठीक है। आप सिंपली थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप ऐसे ही बीकर में थोड़ा सा ले लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा अगर आप वाटर ऐड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो बीकर है, बर्तन आपने लिया है, वो आपको बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो जो हीट रिलीज हो रही है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट आपकी बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। वहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका होगा जहां पे आपको उस रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको उसमें हीट ऐड करनी पड़ेगी, आपको जो भी रिएक्शन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट करना पड़ेगा, ओके। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल यहां पे दे रखा है आपको। आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उस पे अगर आप हीट डालो तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे थोड़ी चीजें देखते हैं। सेकेंड चीज जो आपको नोटिस करनी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में होते हुए, वो है आपका कोई भी तरह का चेंज इन कलर होना, ठीक है। आपका किसी भी तरह का अगर कोई भी तरह का कलर चेंज होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, सोल्यूशन है, ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो उसमें अगर आप आयरन ऐड कर दे, थोड़ी सी आप लोहे की कीले ले लीजिए, ठीक है, आप थोड़ा सा लेके इतने से बीकर में आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए एंड उसमें आप आयरन नेल्स, लोहे की कीले डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन में टर्न होने लग जाएगा, ओके, जिसकी वजह से हमें वहां पे पता लगता है कि एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये एक और हो गया। तीसरी चीज, किसी ना किसी तरह की गैस रिलीज हो सकती है, ठीक है। अब गैस कैसे, इसका एग्जांपल है आपका जिंक का। जब भी आपका जिंक एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, ओके। आप उसको सिंपली टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने थोड़ा सा लाइक ट्राई सेफली करना अपने घर पे, अगर करते भी हो आप, वैसे केमिकल्स वगैरह हर एक के लिए इजीली नहीं होते ऑब्टेन करने के लिए, बट जिनके लिए है आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि आपने कैसे रिएक्शन अपना ट्राई करा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगा क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी नहीं, तो आप सिंपली उसके ऊपर थोड़ी सी आप माचिस लगा सकते हो, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन गैस ना एकदम से बर्न होने लग जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी गैस इवॉल्व हुई है वो आपकी बर्न होने लग जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि हाइड्रोजन का प्रेजेंस है वहां पे, हाइड्रोजन बनी है वहां पे। क्योंकि अगर बनी है तो तभी तो निकल रही है ना, गैसियस फॉर्म में, तो वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अगली चीज, किसी ना किसी तरह का आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब कि आपका बीकर, मान लीजिए आपका अगर कोई बीकर है, ठीक है, ये अगर आपको कोई एक बीकर है तो इसके यहां यहां जो लाइनिंग पे, यहां पे दीवारों पे इसकी इसकी लाइनिंग पे आपका कुछ ना कुछ सब्सटेंस लग जाएगा, ओके, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लाइक स्लाइमी फॉर्म में, ऐसे में, ठीक है, उसी चीज को प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का हो सकता है, जब वो आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स होता है तो वो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है आयोडाइड का, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। बच्चों, केमिकल इक्वेशंस
आपका बेसिक है केमिस्ट्री का। ओके, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको याद करो, मैं बस ये कह रहा हूं आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो केमिकल इक्वेशन किसी को भी याद नहीं होती है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ना मसल मेमोरी बनने लग जाएगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे केमिकल इक्वेशंस को उतनी ज्यादा मसल मेमोरी बन जाएगी। और आप जैसे ही लाइक आप अगर एक रिएक्शन बोलोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, ये एक सिंपल रिएक्शन है मैंने बोली, तो आपके सिंपली दिमाग में आएगा कि अच्छा मैग्नीशियम तो Mg, ऑक्सीजन मतलब O2 गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। आपकी ये मसल मेमोरी बनने लग जाएगी और धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको केमिकल इक्वेशन लिखना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, चलो अब केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केमिकल इक्वेशन हम बेसिकली कुछ स्टेप्स में लिखते हैं, ठीक है, कुछ वे में लिखते हैं। तो पहला होता है आपका सिंपल वर्ड फॉर्मेट में। वर्ड फॉर्मेट में यहां पे भी एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का यहां पे एग्जांपल दे रखा है। तो जब आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब आपका ये होता है तब आपका रिलीज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यही इक्वेशन अगर मेरे को स्केलेटल फॉर्म में लिखनी हो, स्केलेटल मतलब उन्हीं के सिंबल्स यूज करके, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये सिंबल है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट है, O2 आपका मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे MgO आपका एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। सिंपली रीजन क्योंकि Mg यहाँ पे अकेला है, एक सिंगल चीज है, तो एलिमेंट बोलेंगे हम इसको। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, तो सेम तरह के दो एटम्स है, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। वहीं पे आपका MgO डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स आपके मिले हैं, एक Mg एलिमेंट मिला है और एक दूसरा तरह का ऑक्सीजन एलिमेंट ऐड हुआ है, तो वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए डिफरेंस सिंपल सा। तो जब आप एक नॉर्मल इक्वेशन को, एक रिटन वर्ड इक्वेशन को आप जब उसकी फॉर्मूला में उसके सिंबल्स यूज करके आप लिखते हैं, तब उसी को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, एक चीज अगर आप सिंपल सी नोटिस करेंगे, चलिए आपने इक्वेशन लिख तो दी, Mg प्लस O2 आपका MgO देती है, ठीक है, बट अभी भी ये इक्वेशन क्या है, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं पूरी हुई है? क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे मैग्नीशियम कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, बट फिर भी मैग्नीशियम यहां राइट साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आपका एक है और ऑक्सीजन दो है, एक ऑक्सीजन कहां गया? इसका जवाब कहां से आएगा? तो यहीं पे आ जाता है कमी। कमी किस चीज की? कि हमारे जो हमने चीजें ली, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में चीजें ली, वो या फिर तो हमने कम ली हैं या ज्यादा ली हैं, तो इन चीजों को हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। समझ गए? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही चीज थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। अब सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ती है? कोई इसका आंसर दे सकता है? अगर दे सकता है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो जिनको नहीं आता इसका आंसर, इसका आंसर सिंपली ये है कि हमारा एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कि हमें ये कहता है कि अगर हमने लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, अगर हमने कोई भी चीज का वन सब्सटेंस लिया, वन यूनिट ऑफ सब्सटेंस लिया है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी उसी चीज का एक सिंगल वन ही प्रोड्यूस होना चाहिए, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप सामान लोगे लेफ्ट साइड में उतना ही तो कुछ मिक्स होकर राइट में आपको सामान मिलेगा। एक्स्ट्रा सामान कहां से चला आ गया, है ना? और एक्स्ट्रा सामान कहां चला गया? आप एकदम से चीज गायब नहीं कर सकते और एकदम से वही चीजें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये हमें यही बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यही ये चीज कह रहा है। जैसे हमारे पास पीछे इक्वेशन था आपका Mg प्लस O2 आपका दे रहा है MgO, ठीक है। यहां पे मैग्नीशियम आपका एक है, O2 ऑक्सीजन आपके दो हैं, बट यहां पे राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में आपके Mg एक है एंड ऑक्सीजन भी आपका एक ही है।
तो एक चीज मैंने आपसे पिछली स्लाइड पे पूछी थी कि एक और ऑक्सीजन यहाँ वाला जब हमने यहाँ पे दो रिएक्टेंट साइड पे यूज करे हैं तो राइट साइड पे एक ऑक्सीजन चला कहां गया, गायब थोड़ी ना हो गया। तो यही चीज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ये चीज इसलिए गलत है। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि आप उतना ही सामान प्रोड्यूस कर सकते हो जितना सामान आप स्टार्टिंग में लोगे रिएक्टेंट साइड पे। ओके, एंड इसका आपका सिंपल मेथड होता है, आप क्या कर सकते हो, एटम्स की काउंटिंग कर सकते हो। आपने जितना चीजें यूज करी आप सिंपली काउंट कर लो एंड उनको ही उन्हीं के बेसिस पे आप बैलेंस कर लो। ओके, तो चलो इन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस करना हम सीखते हैं। चलो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन प्लस H2O की इक्वेशन है। ओके, अब इसको चलो हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो कि हमें रिजल्टेंट में देता है H2O। ठीक है, तो अब अगर आप नोटिस करोगे यहां पे लेफ्ट साइड में हमने हाइड्रोजन कितना यूज करा, हाइड्रोजन हमने करा सर कि हमने एक, सॉरी, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे और आप देखोगे कि आप मैं इसको बताओगे कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन यूज करा, तो सर आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हमने दो यूज करा। ठीक है, हमने दो हाइड्रोजन के एटम्स यूज करे। ठीक है, और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि सर कि बच्चों बताओ कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज करे, तो आप मेरे को फिर से बोल दोगे कि सर हमने ऑक्सीजन भी दो ही यूज करे। फिर मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बच्चों रिएक्टेंट साइड पे, फिर रिएक्टेंट साइड पे हमारा हाइड्रोजन कितना बन रहा है हमारे, आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन तो आपका दो बन रहा है बट ऑक्सीजन कितना बन रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बन रहा है। गड़बड़ा गई है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो यहां पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहां पे दोनों साइड के नंबर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो इसी चीज को करते हैं। अब अगर मेरे को ये जो वन है यहां पे इसको टू बनाना है क्योंकि लेफ्ट साइड में भी टू है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय टू कर सकता हूं। ठीक है, जिससे इसका आंसर टू आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे कि चलो सर ये आपकी इक्वेशन थी, मैं यहाँ पे नीचे फिर से लिखता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका H2O देता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में हमने ऑक्सीजन के साथ टू मल्टीप्लाई कर दिया तो सर चलो दो बन गया। बहुत सही, सही आंसर है। ठीक है, अब बैलेंस भी हो रहा है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है और ऑक्सीजन भी दो ही है। बट सर ये टू हम लगाएं कैसे इक्वेशन में, उसका तरीका होता है कोएफिशिएंट यूज करना। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी सिंबल के आगे, किसी भी स्केलेटल इक्वेशन के सिंबल के आगे, एलिमेंट के सिंबल के आगे, मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के सिंबल के आगे आप नंबर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर टू ऐड कर रहा हूं, यहां पे इसका मतलब है ये जो टू मैंने ऐड करा है ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये जो मैंने H2O के आगे टू ऐड करा है ये ऐसे ब्रैकेट में है। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टू आपका हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से अब राइट साइड में हाइड्रोजन आपकी टू टू जा फोर हो गई, हाइड्रोजन आपकी फोर हो गई एंड ऑक्सीजन टू वन जा टू हो गई। ठीक है, तो सर अब देखो आप इक्वेशन में राइट साइड में हाइड्रोजन दो हो गई, सॉरी हाइड्रोजन चार हो गई एंड ऑक्सीजन आपकी दो हो गई। लेफ्ट साइड में अभी भी हाइड्रोजन आपकी दो ही है एंड ऑक्सीजन आपकी दो है, अभी भी बैलेंस ही बना है ना, क्योंकि देखो अब आपके यहां पे टू कोएफिशिएंट लगाने की वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, हमने ऑक्सीजन को सेम कर दिया कि लेफ्ट साइड में भी दो ऑक्सीजन यूज हो रही है, राइट साइड में भी दो ही ऑक्सीजन यूज हो रही है। बट सर इसकी वजह से हमारी हाइड्रोजन हिल गई है ना, हाइड्रोजन अब राइट साइड में चार बन गई, फोर बन गई। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, सिंपली हम लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट साइड के साथ भी हम कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से भी हम इस वाले टू को भी फोर बनाने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू कर दो।
ये बन गया आपका 4, तो यहां पे आगे आपके 2 लग जाएगा। और अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है 2H2 प्लस ऑक्सीजन will give you 2H2O, which is a balanced equation. Okay, got it? किसी को भी इस चीज में डाउट है तो अपना डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, तो यहां पे हमें बैलेंस इक्वेशन मिल गई है एंड आई होप सभी को समझ में आ गया कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी हमारे पास एक और एग्जांपल है इक्वेशन बैलेंस करने का। ठीक है, यहां पे हमने जो लिया हुआ है एग्जांपल वो है आयरन प्लस H2O, जो कि आपका आयरन ऑक्साइड देगा एंड हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा, Fe जो हमारा आयरन होता है उसके साथ हमने H2O वाटर को ऐड करा है, जिसकी मदद से हमें आयरन ऑक्साइड Fe3O4 हमें मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक कुछ नया बन रहा है, साथ ही साथ गैस रिलीज हो रही है। अब इसी चीज को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने दोनों साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के, ठीक है, यूज हो रहे हैं हमने वो काउंट करा। ठीक है, और उसके ही हिसाब से हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लगा दिए। ठीक है, और हमारी फाइनल इक्वेशन जो बन के आई है वो है आपकी 3Fe प्लस 4H2O, जो कि आपको देगी Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, यानी कि हमने 3 आयरन के एटम्स यूज करे हैं प्लस 4 H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज करे हैं, जिससे आपको मिला है एक सिंगल Fe3O4 का कंपाउंड एंड 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपका पूरा एक बैलेंस इक्वेशन बनता है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो बच्चों आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो आपका टॉपिक है थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड इससे कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते भी हैं एंड टेस्ट में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 तरह की आपकी टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ होती है आपकी रीडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हम एक एक करके सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली टाइप ऑफ रिएक्शन से, जो कि है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका पैटर्न थोड़ा ऐसा होता है। यहां पे मैंने पैटर्न में यहां पे मैंने अल्फाबेट्स यूज करे हैं किसी भी एक एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे बेसिकली क्या होता है, हमारा टू या मोर देन टू आपके कोई भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐड होते हैं, मिक्स होते हैं या मिलते हैं एक दूसरे से, जिससे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोयला, ठीक है, कोल, ठीक है, बर्न कर रहे हो आप कोयला, कार्बन, कोयला कार्बन का ही वो होता है, ठीक है, कार्बन से ही बनता है। तो अगर आप कोयला बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, है ना, जिससे आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, साथ ही साथ वाटर फॉर्मेशन में भी सेम होता है। आपने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन आप अगर ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे दोनों को, तो आपको मिलेगा H2O, जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है, सॉरी वाटर का कंपाउंड है ना। तो ये भी एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रही है। ओके, इसी तरह जैसे हमने कोल को बर्न करा, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, आपका कोल आपका कार्बन से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड ऑक्सीजन गैस में, हमने जब उसको बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। उसी तरह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन करोगे, एक दूसरे से मिलाओगे, तो वो आपका वाटर का मॉलिक्यूल आपको देगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा।
तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा सिमिलर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम अगर दो चीजों को जोड़ रहे थे जिससे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक सिंगल चीज को तोड़ते हैं उसके मल्टीपल एलिमेंट्स में या कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। वो आपका एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और इसका अगर पैटर्न की मैं बात करूं, यहाँ पे ए बी एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल आपकी चीज है जो कि आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ए एंड बी में डिवाइड हो रहा है, ओके। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी का इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या है, ये जो जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जोर से। जैसे हाथ आप पकड़ते हो अगर, ठीक है, अगर आप ऐसे हाथ पकड़ते हो तो बहुत टाइटली अगर आप पकड़ते हो हाथ तो इजिली नहीं छोड़ पाते ना। तो उसी तरह ये जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जब भी जुड़ते हैं बहुत ज्यादा टाइट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनको तोड़ पाना, इनको अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल, एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, ठीक है। उसी के लिए हमें इसमें एक एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, ओके। तो अब तुम मेरे से पूछोगी सर हमें किस तरह की एनर्जी इसमें इनपुट करनी पड़ेगी। तो देखो, पहला तरीका तो होता है कि आप डीकंपोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक रिएक्शन कर लो, ठीक है। मतलब कि आप डीकंपोजिशन रिएक्शन करने के लिए लाइट का यूज करो, लाइट एनर्जी का आप यूज करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, H2O2। इसको मेरे को ब्रेक डाउन करना है तो मैं इसको लाइट के प्रेजेंस में रखूंगा, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिल जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन, ओके। दूसरा तरीका आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, ठीक है। इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट हमने करा भी हुआ है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें पता भी है, जहां पे हम एक कैथोड एंड एनोड को हम दोनों को एक सोल्यूशन में डिप करते हैं जिसकी मदद से हम कंपाउंड्स को तोड़ पाते हैं, करेक्ट। तो यहां पे भी हम सेम ही चीज कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास अगर वाटर है, हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, तो हम उसको सिंपली तोड़ पाएंगे कैसे, उसमें सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है। उसमें हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ पाएंगे कैसे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है। थर्ड तरीका होता है हमारे पास थर्मल, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। उसमें हम हीट का यूज करते हैं। हीट भी तो एक तरह की एनर्जी होती है ना, तो बस यूज कर लो इसमें। जब हमने पिछली साइड्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एक रिएक्शन में अगर हीट का इनपुट दे रहे हैं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है, करेक्ट। तो यहां पे भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन ही कर रहे हैं। बेसिकली हम एक हीट के प्रेजेंस में चीज करेंगे, किसी चीज को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा आपका चूना पत्थर होता है, ठीक है। मिस्त्री वगैरह आपके घर पे अगर कुछ काम हुआ होगा व्हाइट वॉशिंग वगैरह का, तो वहां पे मिस्त्री लाइक जो जितने भी आपके होते हैं, ठीक है, वर्कर्स होते हैं, वो उन्होंने आपको बोला होगा कि जाके चूना पत्थर मेरे को खरीद के लाके दो, है ना। तो वहां पे ये जो चूना पत्थर, इसी को हम CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में आपका फॉर्म कर देता है हीट होने पे, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिकली मतलब है डिस्प्लेस, मतलब कि जगह ले लेना, ठीक है। इसका देखो बेटा कि कैसे पैटर्न बनता है। इसका सिंपली पैटर्न ये बनता है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है और दूसरा हमारे पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमारे पास A+BC का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पे ए जो है, जो हमारा ए वाला एलिमेंट है, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, बी के मुकाबले। तो ये क्या करेगा, बोलेगा बी को कि भाई बी तू यहां से हट जा,
और AC के साथ ये जोड़ी बना लेगा और B को अकेला कर देगा, ठीक है। तो यही चीज आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका जिंक का आप ले सकते हैं, जिंक एंड कॉपर सल्फेट का, ठीक है। आपका जिंक जो मेटल होता है वो कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जिंक कॉपर को बोलेगा, Cu को बोलेगा कि जिंक भाई तू ना हट जा यहां से और मैं सल्फेट के साथ जोड़ी बना लेता हूं और तू अकेला हो जा, ठीक है। तो एक केस में डिस्प्लेस हो गया, उसने उसकी जगह ले ली ना। तो यही होता है हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ले इन अ कंपाउंड, ओके। बस यही था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब इसी का अगर आप यहां पे देखोगे, अब यहां पे वही वाला रिएक्शन थोड़ा एक इमेज के साथ दे रखा है। जो यहां पे आपका ब्लू सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है आपका, ठीक है। इसमें यहां पे ये जो सिल्वर कलर की है ये आपका जिंक की रॉड है, ओके। एक जिंक की आपकी सिंपली स्ट्रिप है, एक मेटल स्ट्रिप जिंक की आपने ऐसे छोटा सा पीस काट के डिप कर लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहां पे जो जिंक वाला मेटल होगा वो रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और फॉर्म कर लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे जो स्ट्रिप है उस पे चढ़ने लग गया है, ठीक है। जितना स्ट्रिप डिप हुई थी उतनी स्ट्रिप आपकी रिएक्ट कर रही है वहां पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ और उसको रिप्लेस करिए। कॉपर आपका स्ट्रिप पे चढ़ने लग गया है, जिंक आपका यहां सोल्यूशन में जिंक सल्फेट फॉर्म करने लग गया है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम बड़ा खतरनाक है ना, बट काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही बड़ा भाई है, ठीक है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा एक जो हमारा एक सिंगल एलिमेंट था वो एक कंपाउंड के, ठीक है, यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट आपका एक कंपाउंड के, ठीक है, एलिमेंट के साथ लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जगह बदल रहा था, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है। वहीं पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे दो एलिमेंट्स, ठीक है, दो अलग कंपाउंड के आपस में जगह बदल लेंगे, ठीक है। समझ गए? जैसे हम दोस्ती में नहीं करते कि अगर एक से लड़ाई हो गई कि तू उसका दोस्त तू मेरा दोस्त, ठीक है, तो ऐसे हम दोस्त बांट लेते ना। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। ए बी और सी डी यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, ठीक है। इनके फर्स्ट एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो लास्ट के दो एलिमेंट ने आपस में सौदेबाजी कर ली और आपस में जगह चेंज कर ली, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में अब ए और डी का बॉन्ड बन गया एंड सी और बी का बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये चीज हो रही है, ओके। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में। इसी का ये एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल होता है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर आपका हम Ag से डिनोट करते हैं, Ag है ना, Ag से डिनोट करते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट को, और सॉरी सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से, एंड नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, ओके। तो जब भी आपका सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड NaCl, वो जो कॉमन सॉल्ट है ना जो हम खाने में डालते हैं नमक, उसके साथ जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट में से जो सिल्वर होता है वो क्लोराइड के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जो सोडियम होता है Na यानी कि सोडियम जो होता है वो हमारा NO3 नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट साइड हमारी रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl था, ठीक है, दोनों को हम कंबाइन करा रहे थे। तो हमारा प्रोडक्ट साइड हमारे पास रह जाता था AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ओके। अब एक चीज और देखो यहां पे,
अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे AgCl जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है, उसके साथ में एक सिंपल सा एरो सा है, एक डाउनवर्ड एरो है, ठीक है, नीचे फेस करता हुआ एरो है। तो ये जो एरो का काम होता है, ये बताता है कि किसी ना किसी तरह का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बीकर में जिसमें आप रिएक्शन करोगे, यहाँ पे उसकी दीवारों पे, यहाँ पे साइडों पे आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड का आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, समझ गए आप लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे पूरा का पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे एक चीज और, यहां पे हमारे पास AgCl के साथ हमारा सिल्वर क्लोराइड के साथ एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो है, ठीक है, ऐसे नीचे देखता हुआ एरो है। तो यहां पे इस एरो का काम क्या है? इस एरो का सिंपली काम है ये बताना हमें कि जो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी यहां दीवारों पे, यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट यानी कि जो भी सब्सटेंस हमारा बन रहा है वो पाउडर की फॉर्म में, या थोड़ा बहुत स्लाइमी फॉर्म में, या थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा लिक्विड की फॉर्म में हमारा यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है, दीवारों पे यहाँ पे लग जा रहा है, मतलब कि फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे चीज बता रहा है हमारे एरो, ओके, कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट AgCl का यानी कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म हो रहा है। आई होप आपको ये रिएक्शन पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारी व्हाइट वॉशिंग के बारे में थोड़ी सी है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा घरों में, आपके घरों में भी हुई होगी व्हाइट वॉशिंग, है ना, एक व्हाइट कलर की लेयर लगाई जाती है ना दीवारों पे, है ना, ताकि वो सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, है ना। तो वो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मैं कैल्शियम कैल्शियम होता है, हाइड्रोक्साइड OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ओके, यही आपका सब्सटेंस यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो यहां पे अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम हमने दीवारों पे लगाया, ठीक है। तो ये जो स्लेक्ड लाइम होता है, ये जो दीवार में लगाने के बाद जो एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, CO2, उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, याद करो ये 3 यहां पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर लगा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर प्लस वाटर H2O फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और यही जो चूना पत्थर CaCO3, ठीक है, इसी की वजह से, ठीक है, लाइमस्टोन, इसी की वजह से एक थोड़ी शाइन सी आती है, ठीक है, ठीक है, इसी की वजह से जो फिनिशिंग आती है दीवारों पे, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ही थोड़ा शाइन मार रहा है, थोड़ा सा चमकीला दिख रहा है, थोड़ा सा लाइक ओहो सुंदर सा बढ़िया सा लग रहा है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, उसी की वजह से होता है। ओके, आई होप आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में व्हाइट वॉशिंग के एग्जाम्पल काफी ज्यादा यूज करे गए हैं, इसलिए ये रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर आप यहां पे देखोगे, आप हमारे पास एक और तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी आगे पढ़ोगे, ठीक है, बट यहां पे मैं क्विक गो थ्रू आपको दे देता हूं, ठीक है। यहां पे बात करी जा रही है एसिड बेसिस के बारे में, ठीक है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे, वहां पे हम थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इसका एक ऊपर ऊपर से एक आप गो थ्रू ले लो, ठीक है। यहाँ पे एसिड की अगर बात कर रही है यानी कि तेजाब, ठीक है, और यहाँ पे बेस, बेस हमारा लाइक जैसे साबुन वगैरह होता है, ठीक है, सोप हो गया आपका, इनो हो गया, ये सारे आपके बेसिस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि अगर आप इसको सिंपली टच करोगे, ठीक है, तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। ओके, साथ ही साथ हमारा जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जब ये दोनों साथ में कंबाइन होते हैं, ठीक है, साथ में रिएक्ट करते हैं,
ठीक है, तो ये बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का मतलब है ये लाइक नमक बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सा नमक बनाते हैं? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, अब जल्दी से मेरे को बताओ कि क्या ये नमक जो यहाँ पे बना है, बना तो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, क्या ये नमक हमारे खाने लायक है? जो हमारे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलके नमक बना NaCl, ये हमारे खाने लायक है या नहीं? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो यहाँ पे जो नमक बना है NaCl, ये ना ही तो एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पीएच स्केल को यूज करा होगा आपके स्कूल की लैब्स वगैरह में, तो ये पीएच स्केल पे न्यूट्रल यानी कि 7 एकदम बीच की वैल्यू दिखाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे बात करेगी न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, और ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो NaCl आपका हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिलकर बना है, और NaOH ठीक है आपका सोडियम और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ये मिलके तो H2O बना लिया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है तो H2O बन गया, और जो बचा हुआ Na और Cl है ये मिलके आपका कॉमन सॉल्ट बना लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये चीज भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी है रीडॉक्स रिएक्शन। रीडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रीडॉक्स को उसका नाम रीडॉक्स मिला कहां से। अब जहां पे भी हम रीडॉक्स रिएक्शन बोल रहे होंगे ना, वहां पे हमारे पास दो चीजें हो रही होंगी। ठीक है, पहली चीज ऑक्सीडेशन और दूसरी चीज रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल जाना। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, अगर मैं आयरन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाता हूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दे रहा है, करेक्ट। तो जो आयरन ऑक्साइड मेरे को मिल रहा है, ठीक है, वो मेरा ऑक्सीजन ले रहा है ना कहीं, राइट। मेरा यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है मेरा, ठीक है, यानी कि मेरे को आयरन, मेरे आयरन को ऑक्सीजन मिल गया, गेन कर लिया उसने ऑक्सीजन। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर बाय चांस मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन होता कहीं पे भी, तो वो रिमूव हो जाता। ठीक है, वो निकल जाता। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज मेरी अगर होती, और वो होती है कि जो मेरे एटम है वो मेरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक है, ठीक है, जिंक पे मेरी ऐसे पावर चढ़ जाती आपकी Zn+2 की। ठीक है, यानी कि ये आपके दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता, आपको लूज कर देता। ठीक है, और किसी और को दे देता। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड मिलाता है, ऑक्सीजन 2 इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगी एंड ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, जिससे हमारा जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता। ठीक है, यानी कि जिंक हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, उसको ऑक्सीजन मिल गई है। ठीक है, एंड एक और चीज, यहां पे जो भी चीज हमारा ऑक्सीजन किसी भी चीज को देती है, किसी और एलिमेंट को देती है, कोई और अगर हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल कोई भी चीज हमारा किसी और एलिमेंट को ऑक्सीजन देती है और उस दूसरे वाले एलिमेंट से ऑक्सीजन ले लेती है, तो हम उस वाले एलिमेंट को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे काम कर रहा है आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आगे रीडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम रीडॉक्स रिएक्शन को, उसका नाम रीडॉक्स मिला कहां से वो चीज समझते हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के थोड़े बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एक एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल जाना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, जिससे आयरन ऑक्साइड बन रहा है Fe2O3, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा आयरन जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आयरन को ऑक्सीजन मिल रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, वो है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन ले लिया जाएगा। ठीक है,
थर्ड चीज जो आप इसमें करेंगे नोटिस वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पे आपका एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ओके। जैसे यहां पे अगर मैं जिंक की बात करूं Zn, ठीक है, Zn अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो वो ऐसे ही दिखेगा, लाइक Zn ही लिखूंगा मैं। बट जब मैं इसको ऑक्सीजन के साथ करूंगा ऐड, तो वो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिंक थोड़ा ऐसे बन जाएगा, देखो Zn+2, ठीक है। ये +2 का मतलब है यहां पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, किसको, ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि दोनों कंबाइन होके जब जिंक ऑक्साइड बनाए, ठीक है, ZnO, ठीक है, तो वो एक कंप्लीटली स्टेबल स्टेट हो, ठीक है, ओके, किसी भी तरह का इम्बैलेंस ना हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां पे जिंक के पास क्यों, अब देखो जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, है ना। तो जिंक को हमारे लाइक 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है लास्ट वाले उसके ऑर्बिट पे, वहीं पे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिंक अपने जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करेगा और ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे जब ZnO बनेगा तो वो एक स्टेबल स्टेट में बनेगा। समझ गए, वेरी गुड। चलो अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडाइजेशन का कंप्लीटली उल्टा, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन गेन कर रहा था कोई एलिमेंट, यहीं पे हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा किसी भी एक कंपाउंड से या किसी भी चीज में से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाऊंगा, ठीक है, तो वो मेरा बनाएगा क्या, कॉपर प्लस H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पे मेरे मेरे हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन ले ली ना, तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। साथ ही साथ कुछ रिएक्शन में आप ये भी देखोगे कि जिस भी एलिमेंट से आपकी ऑक्सीजन ली गई है उस एलिमेंट पे अब हाइड्रोजन कंबाइन हो गई है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो गई है उसके साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले ली जाएगी, हाइड्रोजन उसको दे दी जाएगी, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। थर्ड चीज जो है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जब वो अपने ऑक्सीजन, अब यहां पे कॉपर एंड ऑक्सीजन था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर एंड ऑक्सीजन था, ठीक है। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं यहां पे कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्टेबल स्टेट में है ना। बट जब मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है, तो कॉपर ने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टेबल स्टेट में बनने के लिए कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रखे हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है, वो उससे वो वापस मांग लेगा, ठीक है। तभी तो वो ऐसे फॉर्म करेगा Cu-2, -2 का मतलब है उसको मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, गेन होगा उसको इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जब वो अपने में से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उसको ऑक्सीजन को डिटैच करेगा अपने में से, ठीक है, उसको अब यहाँ पे अब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किससे, ऑक्सीजन से, जो जो ऑक्सीजन ने उससे पहले से ले रखे हैं, ठीक है। समझे आप बात, ये चीज। तो ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। रीडॉक्स रिएक्शन अब हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया एंड रिडक्शन भी पढ़ लिया। तो रीडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे ये दोनों चीजें साथ में हो रही हो, ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, ओके। तो ऐसे रिएक्शंस को ही हम रीडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल से करते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का ही एग्जांपल है, ठीक है। जब मेरा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्स होगा तो मेरा कॉपर ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देगा एंड हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन
ले लेगा, ठीक है। तो एक इसमें तो देखो यहाँ पे, अगर तुम एक अच्छे से नोटिस करो, कॉपर के साथ तो हाइड्रोजन हट रही है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का, वहां से ऑक्सीजन हट जा रही है, तो रिडक्शन हो रहा है वहां पे। वहीं पे हाइड्रोजन जब पहले अकेला था, अब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले रहा है ना, वाटर, पानी बनाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले ले रहा है। इसको तो वो हो रहा है ना, लाइक ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसके यहाँ इसके पास तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों तरह के रिएक्शंस एक जगह पे ही हुए, तभी इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को हमने रीडॉक्स बोला, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज यहां पे हो रही है। अब एक चीज और नोटिस करो, यहां पे जो हमारा कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पे दे कौन रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, हमारा कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड जो है, जो भी हमारा कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा होता है किसी और एलिमेंट को, किसी और मॉलिक्यूल को, तो उस एलिमेंट को, यहां पे कॉपर ऑक्साइड को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन देने वाला। वहीं पे हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन ले जा रहा है कॉपर से, ठीक है, पहले अकेला था, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले जा रहा है, ठीक है, यहां पे तभी तो वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले जा रहा है। ओके, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हर दिन के डेली एग्जांपल्स में भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। पहले तरह का हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, किसी भी तरह के लोहे को जंग लगना, ठीक है। तो जब भी हमारा लोहा यानी कि Fe आयरन हमारा जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, तब वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, आयरन को हमारा आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट की तरह दिखता है, ठीक है। वैसे तो साथ में हमारा वाटर H2O भी होता है कंबाइन, ठीक है, बट हाँ, जिसकी वजह से हमारा रस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जंग फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे भी आयरन पे ये जो लाल रंग की चीज जो लगी हुई है, रस्ट है, ठीक है, जंग है। दूसरी चीज कॉपर पैटिना, ठीक है, कॉपर पैटिना यानी कि, अब देखो हमारा जो रस्ट होता है, ठीक है, आयरन का रस्ट, ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, ये लोहे को तब तक खाएगा जब तक पूरा लोहा तोड़ ना दे, ठीक है, खराब ना कर दे अंदर से, ये लोहे की स्ट्रेंथ ही वीक कर देता है बहुत ज्यादा। वहीं पे कॉपर प्लैटिना जो होता है एक तरह का प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये खाली ऊपर की लेयर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और जो अंदर जो नीचे की लेयर होती है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और नीचे की लेयर की कॉपर की स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करके भी रखता है थोड़ा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इस चीज का ही, ठीक है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल होता है कॉपर पैटिना का, ठीक है। कॉपर पैटिना क्या करता है हमारा, जैसे हमारा आयरन था, ठीक है, रस्ट, यहाँ पे हमारा रस्ट लगा हुआ था ना, रस्ट ना हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में, यानी कि रस्ट अगर किसी भी एक आयरन पे लग गया, लोहे पे लग गया, तो वो रस्ट उस लोहे को तब तक खाएगा, तब तक करोड़ करता जाएगा, जब तक वो उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खराब ना कर दे, ठीक है। तो ये चीज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो नीचे यहाँ पे, ये तो ऊपर की परत पे दिख रहा होगा, बट ये साथ साथ उसके नीचे वाली परत पे भी, जंग लगाना शुरू, उसको मेटल को खाना शुरू कर देता है। बट वहीं पे कॉपर पैटिना में क्या होता है, कॉपर जब भी कॉपर पे आपका करोजन होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है एनवायरमेंट में, तब वो एक नेचुरल बैरियर बनाता है, ठीक है, थोड़ी ग्रीन सी लेयर बनाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव का काम करती है, ठीक है। अगर कॉपर की आप प्लेट पे रस्ट होते देखोगे, तो वो खाली ऊपरी परत पे ही रस्ट लगेगी, और नीचे वाली जो लेयर होगी वो सेफ रहेगी, ठीक है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, वो भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आपने ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी ना, वो भी एक कॉपर पैटर्न ही है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा बन रहा है वो है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक नेचुरल बैरियर की तरह
काम करता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमारा होता है सिल्वर टार्निश का। सिल्वर टार्निश में जब सिल्वर आपका लाइक आपके एयरबॉर्न सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि हमारा कुकिंग वगैरह से हमारा आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, यहां पे Ag2S। हमारा थर्ड एग्जांपल होता है सिल्वर टार्निश का। ठीक है, सिल्वर टार्निश क्या होता है, जब हम सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, आपने देखा होगा ना, वो थोड़ी बहुत काली पड़ जाती है ना, तो वो इसकी वजह से ही होती है। ठीक है, सिल्वर जब आपका एयरबॉर्न सल्फर कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि आपका कुकिंग वगैरह आप कर रहे हो, उसमें से आपके सल्फर के कंपाउंड एटम वगैरह एयरबॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, हवा में रिलीज हो जाते हैं, तो उनके साथ जब आपका सिल्वर Ag आपका रिएक्ट करेगा, तब वो आपका सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जो कि एक ब्लैक कलर की परत की तरह दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको भी हम रिमूव करवाते हैं, हम ज्वेलर के पास जाते हैं, हम उसे बोलते हैं कि यार सिल्वर में से कालक निकाल दो, है ना, सिल्वर के ऊपर से काली परत उतार दो, है ना, तो वो उसको पॉलिश करके वो उतार देता है इजिली, है ना। तो ये चीज भी करोजन के अंदर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है हमारा एवरीडे लाइफ ऑफ उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होता है रैंसिडिटी का। ठीक है, रैंसिडिटी बेसिकली होती क्या है, अब ये समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कोई भी चिप्स का पैकेट या आपने बिस्किट्स का पैकेट, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा खाया एंड बाकी खुला छोड़ दिया, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद उसको खाने जाओ, लाइक आपने सुबह खोल के रखा है, शाम को आप वापस करो कि चलो मैं शाम को खा लूंगा या अगले दिन खा लूंगा, है ना, आप देखोगे यार वो सिल से जाते हैं, है ना, वो खाने में उतने लाइक क्रिस्पी नहीं होते। करेक्ट, आपके जो बिस्किट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड आपके जो चिप्स वगैरह होते हैं वो उतना ज्यादा क्रिस्प नहीं देते, है ना, उतने ज्यादा कड़क नहीं होते, है ना। तो वो उसका रीजन होता है रैंसिडिटी। ठीक है, जो भी आपका फूड होता है जिसमें आपके फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एयरबॉर्न ऑक्सीजन के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करने से रैंसिडिटी बनती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ही वो टेस्ट में चेंज आ जाता है, बिस्किट्स वगैरह सॉफ्ट बन जाते हैं, आपके चिप्स, ठीक है, थोड़े से लाइक वैसे क्रिस्प नहीं रहते, है ना। वैसे मेरे को यहाँ पे ये भी पता है कि काफी बच्चों को वो वाले बिस्किट्स वगैरह भी खाने पसंद है ना, मेरे को खुद पसंद है। ठीक है, तो वो भी रैंसिडिटी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ओके, आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने हमें ऑक्सीडेशन के दो लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपने हमें दे दिए, है ना, एक तो करोजन खुद एंड दूसरा रैंसिडिटी, है ना। तो अब दोनों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक किस्म से नुकसान ही दे रहे हैं ना, करोजन आपके मेटल्स को दे रहा है एंड रैंसिडिटी आपके लाइक खाने वगैरह को नुकसान कर रही है ना। तो यहां पे हमारे पास करोजन से बचने के चार तरीके होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में आप जो भी मेटल वगैरह है उस पे आप पेंट कर सकते हो, लाइक ऑयल बेस्ड पेंट आते हैं ना, आप वो लगा सकते हो। आप जिनके भी घर पे लाइक मेटल की अलमारियां हैं, है ना, मेटल की अलमीराज होती हैं, ठीक है, मेटल के दरवाजे होते हैं, ठीक है, वो उस पे ऑयल बेस्ड पेंट करवाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पे जंग लगना बंद हो जाता है। साथ ही साथ आप उस पर एक ऑयल की लेयर लगवा सकते हो या ग्रीस की लेयर लगा सकते हो आपके घरों में। चलो आपके कोई और तरह के डोर्स होंगे या विंडोज होंगी, ठीक है, बट उनके हिंजेस, ठीक है, जिनसे वो दीवार से जुड़े होते हैं, खिड़कियां वगैरह, वो हिंजेस तो मेटल के है ना, आयरन के बने हैं ना, तो उन पे क्या ग्रीस लगती है या ऑयल ही लगता है उनको, इससे करोजन से बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारा आयरन को एक लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक की। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा आयरन के ऊपर यहां पे देखो जिंक की एक परत बन जाती है। तो जब भी हमारा अगर ये जो मेटल हुआ, ठीक है, ये जो वाला जो मेटल का पीस हुआ, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले जिंक करेगा, तो यहाँ पे जिंक एक सैक्रिफिशियल मेटल का काम करेगा, तो जिंक पहले करोड़ हो जाएगा, नीचे का आयरन बच जाएगा। वो होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हो, आप लाइक कोई और मेटल जैसे कि क्रोम हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, ठीक है, उनको आप एक लेयर, एक बहुत पतली लेयर आप चढ़ा देते हो,
किसी और मेटल के ऊपर, ठीक है, आयरन के ऊपर या किसी और मेटल के ऊपर, जिससे क्या होता है अब वो करोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जनरली आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ही होती है, ठीक है। फोर्थ मेथड आपका है एलॉइंग, ठीक है। आप एलॉयज बना लो, ठीक है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। आप स्टेनलेस स्टील आपका बेसिकली बनता कैसे है, आप आयरन के अंदर क्रोमियम एंड निकल ही तो डालते हो ना। आप क्या करते हो, आयरन हमारा एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है, बट क्या है वो रस्ट पकड़ लेता है। वहीं पे क्रोमियम एंड निकल ऐसे मेटल्स हैं जो कि रस्ट नहीं पकड़ते इतना इजीली। तो तीनों को आपने मिक्स कर दिया। तीनों को मिक्स करने से क्या हुआ, आपका स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील बना जिसपे जंग बहुत ही ज्यादा स्लोली चढ़ता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लोली एंड इजिली नहीं चढ़ता, ठीक है। ये चीज हुई, ठीक है, इसी को हम एलॉइंग बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास 4 मेथड हो गए करोजन से बचने के, ओके। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से भी बच सकते हैं। रैंसिडिटी से बचने के पहला तरीका होता है नाइट्रोजन पैकेजिंग, ठीक है। अब आपने चिप्स खरीदा होगा एंड किसी आपके दोस्त वगैरह ने ये तो बोला होगा ना कि भाई ये ये लोग ना धीरे धीरे चिप्स तो कम कर रहे हैं, बस गैस भरते जा रहे हैं उसमें। भाई वो गैस ना तुम्हारे खाने को बचाने के लिए ही है, ठीक है। बेसिकली इन पैकेजिंग में ना, इन पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल करी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होती है, जो खाने के अंदर आपके फैट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स को आपके एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होने देते एंड प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके खाने को, ठीक है। कि अगर मान लो हल्का सा भी होल हो गया या कुछ अगर हो गया तो पहले नाइट्रोजन रिलीज हो जाए, ठीक है, नाइट्रोजन एक्सकेप हो जाए एंड लाइक पैकेट के अंदर वाला जो फूड है वो आपका रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो उस तरह आप इसको बचा लोगे। दूसरा तरीका होता है आप एंटीऑक्सीडेंट्स डाल लो आपके फूड के अंदर, ठीक है। कई सारे फूड्स आजकल प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इन चीजों के साथ आते हैं, ठीक है। आपके एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रिजर्वेटिव्स ही होते हैं, ठीक है। वो खाने को लाइक प्रिजर्व करने का ही काम करते हैं ताकि ना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है, ज्यादा समय तक खाना खराब ना हो, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल होते हैं आपके पास, एक BHA एंड BHT, ठीक है, बेटा हाइड्रोक्स। दूसरा तरीका होता है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ नहीं होते, एक तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आजकल के फूड्स में, फूड आइटम्स में बहुत तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स ऐड करे जाते हैं ताकि उस खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ सके, ठीक है, ज्यादा समय तक वो जो खाना है, पैकेज फूड है, वो खराब ना हो। तो इनमें किस तरह के केमिकल एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे BHA हो गया, BHT हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, उसी को रोकते हैं, ठीक है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उस आइटम की। तीसरा तरीका रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, आप किसी भी फूड आइटम को एक लो टेम्परेचर पे आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि लाइक कोई भी अगर आपका फूड आइटम है ना, फूड आइटम है और वो खराब हो सकता है, तो घर में क्या करते हैं, हम उसको डिब्बे में डालते हैं या उसमें कटोरी में डालते हैं या आपके कंटेनर में डालते हैं एंड हम उसको स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में, जिससे क्या हो वो खराब ना हो, है ना, एंड अगले दिन खा लेते हैं, है ना। फोर्थ चीज होती है एयर टाइट स्टोरेज, ठीक है। आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने ही मत दो, ठीक है। आपकी नमकीनें वगैरह होती है, ठीक है, नमकीन भी तो खुले में रहती है, बट वो कैसे बच जाती है, हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ना, है ना, डिब्बों में रखते हैं, है ना, ऐसे जिनमें आपकी रबर की एक वो लिड लगी होती है ना, उनमें हम उनको स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी रैंसिडिटी रुक जाती है। तो ये तो थे तरीके रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के, ओके। चलो बहुत बढ़िया। फिर इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। एंड आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस आप तक ला पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाइनरी ट्रीज। बाय बाय, टाटा।